गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रमाकांत शर्मा और मैं श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक। और उस टॉपिक में आज की वीडियो में हम लेंगे कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ मॉडल। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने कोशिका झिल्ली की संरचना देखी थी, कोशिका झिल्ली किस किस से बनी हुई है, कोशिका झिल्ली कैसी है, उसके कुछ गुण देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के मॉडल या प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के या प्लाज्मा झिल्ली के मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका झिल्ली का जो मॉडल है उसमें जो पहला मॉडल है वह मॉडल कहलाता है एकल परतीय लिपिड मॉडल। एकल परतीय लिपिड मॉडल। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल लेयर्ड लिपिड मॉडल। ठीक है, यह है पहला मॉडल जो कोशिका झिल्ली के लिए दिया गया था। वैसे हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है वो दो पदार्थों से बनी हुई है, एक है आपका प्रोटीन और एक है आपका लिपिड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। इसके अलावा इनके अंदर कुछ मात्रा में क्या पाई जाती है, शर्करा। ये कितना परसेंट है, 40%। ये कितना है, 58 to 59%। और ये कितना है, 1 to 2%। ये हमने पिछले वीडियो तक देख लिए थे। ठीक है, आज जो इस वीडियो में है उसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके मॉडल को। तो हम ये जानते हैं कि कोशिका झिल्ली 3 चीजों से बनी है, लेकिन यह बात है सन 1902 की। सन 1902 में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था ओवरटोन। और ओवरटोन कहते हैं कि कोशिका झिल्ली केवल और केवल किसकी बनी है, लिपिड की। मतलब कोशिका झिल्ली में ना तो कोई प्रोटीन होगा ना ही कोई शर्करा के अणु होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लिपिड होगा। और उस लिपिड की भी क्या पाई जाएगी, एकल परत। मतलब कोशिका झिल्ली सिर्फ और सिर्फ लिपिड के अणुओं से बनी हुई एक परत के रूप में दिखाई देगी और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा। यह है कोशिका झिल्ली का पहला मॉडल। इस मॉडल में क्या बताया गया कि कोशिका झिल्ली सिर्फ किससे बनी है, लिपिड से। और लिपिड की भी कैसी है, केवल एक परत है। ठीक है, तो यह मॉडल सन 1902 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, ओवरटोन के द्वारा। ओवरटोन क्या कहते हैं कि कोशिका झिल्ली केवल किससे बनी है, लिपिड से। और लिपिड की कैसी है, एकल परत। बात समझ में? तो ये था आपका पहला मॉडल जिसे सिंगल लेयर लिपिड मॉडल कहा जाता है। ठीक है, दूसरे मॉडल की हम बात करते हैं। तो दूसरा मॉडल है द्विपर्तीय लिपिड पत्र मॉडल। ये है आपका दूसरा मॉडल। ठीक है, द्विपर्तीय लिपिड पत्र मॉडल या फिर डबल लेयर्ड लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक है, यह है आपका दूसरा मॉडल। क्या है, डबल लेयर लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक, अब यह जो मॉडल था ये दिया गया सन 1926 में। किसके द्वारा दिया गया, ग्रेटर और ग्रेंडल के द्वारा। कुछ किताबों में इसे गोर्टेक्स और ग्रेंडल भी लिखा हुआ है। हमारी जो सीबीएसई की बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है ग्रेटर और ग्रेंडल। और जो कुछ किताबें हैं जो कंपटीशन से रिलेटेड होती हैं उनमें ग्रेटर की जगह क्या लिखा हुआ है, गोर्टेक्स लिखा हुआ है। तो यह जो मॉडल था ग्रेटर या ग्रेंडल ने या फिर गोर्टेक्स और ग्रेंडल ने दिया है। इसलिए इस मॉडल में क्या कहते हैं कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई है, वही कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होगी, लिपिड की बनी हुई होगी। लेकिन यहां पर लिपिड की कितनी परतें होंगी, डबल परतें होंगी। कैसी परत होगी,
दोहरी परत होगी, डबल लेयर होगी। और ये डबल लेयर कैसे होगी? पत्र के समान, मतलब है लीफ के समान, पत्ती के समान। जैसे एक ऊपर सतह होती है लीफ की, लीफ मतलब पत्ती की, और एक निचली सतह होती है, दो सतह होती है, दो अधिचर्म होती है, ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म पत्ती की संरचना में। तो उसी प्रकार लिपिड भी क्या होगा, किसी भी कोशिका के अंदर, जैसे कोशिका होगी तो इसमें दो परतों के रूप में क्या होगा, विन्यासित होगा। एक बाहरी परत होगी और एक कौन सी होगी, आंतरिक परत होगी। लेकिन ये दोनों परत किसकी बनी हुई होंगी, लिपिड की बनी होगी। इसलिए इस परत को या सॉरी इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है द्विपर्तीय लिपिड पत्र मॉडल। मतलब यहां पर जो लिपिड की परतें हैं वो किस रूप में व्यवस्थित है, जिस प्रकार पत्ती की ऊपरी और निचली अधिचर्म है, किस रूप में, द्विपरत के रूप में, किसकी, लिपिड की। इसलिए इसे कहा जाता है द्विपर्तीय लिपिड पत्र मॉडल या डबल लेयर्ड लिपिड लीफलेट मॉडल। कब दिया गया, सन 1926 में। किसने दिया, ग्रेटर और गैंडल या फिर गोटेक्स और ग्रैंडल ने। क्या कहते हैं कि लिपिड से बनी हुई है कोशिका झिल्ली, लेकिन लिपिड की कितनी परतें हैं, दो परतें हैं, एक बाहरी परत और दूसरी आंतरिक परत। ठीक है, किसके समान, एक पत्ती की अधिचर्म के समान। इसका नाम है डबल लेयर लिपिड मॉडल, डबल लेयर लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा मॉडल। उसके बाद आएगा तीसरा मॉडल। तीसरे मॉडल को कहा जाता है सैंडविच मॉडल। ये इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो तीसरे मॉडल का नाम क्या है साहब, सैंडविच मॉडल। यह मॉडल सन 1930 में दिया गया है। कब दिया गया है, सन 1930 में। किसने दिया, डैनियल और डेविसन नामक वैज्ञानिकों ने। दो वैज्ञानिक थे, डैनियल और डेविसन। इन्होंने कौन सा मॉडल दिया, सैंडविच मॉडल। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे बनी है, प्रोटीन तथा लिपिड से। तो डैनियल और डेविसन कहते हैं कि प्रोटीन और लिपिड से अगर मिलकर बनी हुई संरचना है तो क्यों ना इसे सम्मिलित रूप से लाइपोप्रोटीन कह दिया जाए। तो डैनियल और डेविसन के मत अनुसार कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या है, लिपिड और प्रोटीन। और इसमें कौन सा लिपिड मुख्य रूप से पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा फास्फोलिपिड। कौन सा लिपिड मुख्य रूप से पाया जाएगा, फास्फोलिपिड पाया जाएगा। ठीक है, तो डैनियल और डेविसन सैंडविच मॉडल में कहते हैं कि किसी भी कोशिका में सबसे बाहर प्रोटीन उपस्थित होगा तो सबसे अंदर भी प्रोटीन ही पाया जाएगा। सबसे बाहर भी प्रोटीन होगा और सबसे अंदर भी क्या होगा, प्रोटीन ही होगा। और इन दोनों के मध्य में फास्फोलिपिड की दोहरी परत क्या होगी, उपस्थित होगी। फास्फोलिपिड की कैसी परत उपस्थित होगी, दोहरी परत उपस्थित होगी। ठीक है, तो ये जो रेड दिख रहा है आपको, ये तो हो जाएगा फास्फोलिपिड। और ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है ऊपर और नीचे, ये हो जाएंगे प्रोटीन के अणु। ठीक है, तो इसे सैंडविच नाम क्यों दिया, जिस प्रकार सैंडविच बनाते समय दो ब्रेड के बीच में मसाला भरा रहता है, उसी प्रकार यहां पर ऊपरी प्रोटीन और निचले प्रोटीन परतों के बीच में क्या भरा रहता है, फास्फोलिपिड। इसलिए इस मॉडल का नाम क्या दे दिया गया, सैंडविच मॉडल, जिसमें अंदर एवं बाहर की तरफ क्रमशः प्रोटीन की परतें व्यवस्थित होंगी, जबकि नीचे की बीच में दोनों परतों के बीच के अंदर क्या उपस्थित होगा, फास्फोलिपिड उपस्थित होगा। ठीक है, इस मॉडल को कहा गया सैंडविच मॉडल। अब इनके अनुसार ये जो फास्फोलिपिड है ये दोहरी प्रकृति वाला है। कैसे, इसके अंदर दो भाग है फास्फोलिपिड को अगर देखा जाए तो ये है इसका हेड पार्ट, मतलब है शीर्ष भाग, ये है इसका टेल पार्ट या फिर पूंछ भाग। ऊपर वाला है हेड पार्ट और नीचे वाला है टेल पार्ट। ठीक है, शीर्ष भाग और पूंछ भाग। ये जो शीर्ष भाग होता है ये कैसा होता है, जल रागी, हाइड्रोफिलिक, मतलब जल के साथ स्नेह दर्शाने वाला, जो ऊपर किसके साथ जुड़ा होगा, प्रोटीन के साथ। जबकि नीचे जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, पूंछ वाला भाग। और ये कैसा होता है, जल विरागी। ठीक है,
ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ होता है कौन सा भाग, पूंछ भाग या फिर जल विरागी भाग। असंतृप्तता जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही फास्फोलिपिड तरल प्रकृति में होंगे, यानी कि तरल अवस्था में पाए जाएंगे। और अगर संतृप्तता कम हो जाएगी मतलब संतृप्त हो जाएंगे, ठीक है, एक तो असंतृप्तता बढ़ेगी मतलब असंतृप्त होंगे तब तो तरलता बढ़ती जाएगी फास्फोलिपिड की, और अगर संतृप्त हो जाएंगे ये हाइड्रोकार्बन्स तो फास्फोलिपिड तरल कम होंगे। ये थोड़ी सी एक चीज है जो हमें सैंडविच मॉडल के अलावा तरल मोजेक मॉडल में भी दिखाई देगी। बस यहां सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि ये जो फास्फोलिपिड है ये दो भागों का बना है, शीर्ष और पूंछ भाग। शीर्ष जो भाग होगा वो कैसा होगा, जलरागी, जो किसके समीप उपस्थित होगा, प्रोटीन के समीप, जबकि पूंछ भाग प्रोटीन से दूर होगा और कैसा होगा, जल विरागी होगा। तो यहां पर जो फास्फोलिपिड होता है उसकी कैसी प्रकृति है, दोहरी प्रकृति है, ठीक है। इसके अलावा डैनियल और डेविसन कहते हैं कि इस कोशिका झिल्ली की कुल मोटाई किसके लगभग है, 75 अंगस्ट्रॉम के, 75 अंगस्ट्रॉम के। मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है इसकी मोटाई लगभग कितनी है, 75 अंगस्ट्रॉम, जिसमें 20 अंगस्ट्रॉम ऊपर वाली प्रोटीन परत, 20 अंगस्ट्रॉम नीचे वाली प्रोटीन परत और 35 अंगस्ट्रॉम मतलब 35 अंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगी, बीच वाली फास्फोलिपिड परत। तो टोटल कितना हो गया, 75 अंगस्ट्रॉम। इस प्रकार यह कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली की टोटल मोटाई लगभग कितनी बताई गई है, 75 अंगस्ट्रॉम। किसके अनुसार, डैनियल और डेविसन के सैंडविच मॉडल के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर सैंडविच मॉडल किसने दिया, डैनियल और डेविसन ने। कब दिया, सन 1930 में, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से लाइपोप्रोटीन भी कहा जाता है। और इस कोशिका झिल्ली में लिपिड के रूप में क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड। संरचना की अगर बात की जाए तो कोशिका झिल्ली में सबसे बाहर एवं सबसे अंदर की तरफ प्रोटीन की परतें विन्यासित होंगी, जिनका साइज 20-20 एंगस्ट्रॉम होगा, और इन दोनों परतों के बीच में फास्फोलिपिड की परत उपस्थित होगी, फास्फोलिपिड की दोहरी परत उपस्थित होगी, जिसकी मोटाई होगी लगभग 35 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार कोशिका झिल्ली की कुल मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां पर जो फास्फोलिपिड होता है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है इसका शीर्ष भाग जो जलरागी होगा, और एक होगा इसका पूंछ भाग जो जल विरागी होगा, ठीक है। जलरागी या शीर्ष भाग प्रोटीन की तरफ उपस्थित होता है, जबकि जल विरागी या पूंछ भाग जो होता है वो प्रोटीन से दूर होता है। यह आ गया था सैंडविच मॉडल जो दिया गया था सन 1930 में, किसके द्वारा, डैनियल और डेविसन के द्वारा। उसके बाद आएगा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एकल कला मॉडल। उसके बाद आएगा एकल कला मॉडल या फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। कब दिया गया, सन 1959 में। किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन के द्वारा, ठीक है। सन 1959 में दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी कोशिका में 75 एंगस्ट्रॉम से बनी हुई क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, जिसमें सबसे बाहर कौन व्यवस्थित होगा, प्रोटीन, सबसे अंदर भी कौन सी परत व्यवस्थित होगी, प्रोटीन की, जिनकी मोटाई होगी लगभग कितनी, 20-20 एंगस्ट्रॉम, एवं इन दोनों प्रोटीन परतों के बीच में कौन सी परत उपस्थित होगी, फास्फोलिपिड की। इन दोनों के बीच में कौन सी परत उपस्थित होगी, फास्फोलिपिड की। कैसी होगी, दोहरी परत उपस्थित होगी, किसकी, फास्फोलिपिड की, ठीक है। ये फास्फोलिपिड दो चीजों से बना हुआ है, वही शीर्ष भाग और वही पूंछ भाग। जैसी बात डैनियल और डेविसन बता रहे हैं, सेम बात कौन बता रहा है, रॉबर्टसन बता रहा है कि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, और बीच में ये क्या है, फास्फोलिपिड। बीच में क्या उपस्थित है, फास्फोलिपिड, जिसकी मोटाई कितनी है, लगभग
35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल मोटाई कितनी हो जाएगी? 75 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये क्या कहते हैं, रॉबर्टसन इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं अपने वक्तव्य में, स्टेटमेंट में, और इनके अनुसार ये जो परत है प्रोटीन, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, ये अलग अलग नहीं दिखाई देती, बल्कि ये सारे किस रूप में दिखाई देते हैं? एक ही कला के रूप में, एक ही परत के रूप में, एक सिंगल मेम्ब्रेन के रूप में दिखाई देंगे। इसी के अंदर प्रोटीन होगा, इसी के अंदर फास्फोलिपिड भी होगा, और इसी के अंदर निचला जो प्रोटीन की परत है वो भी होगी। लेकिन दिखने में कैसी दिखाई देगी? एक ही कला के रूप में। अगर देखेंगे तो ऐसे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, बल्कि एक ही कला के रूप में दिखाई देंगे। इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है एकल कला मॉडल। ठीक है, किसने दिया ये मॉडल? ये मॉडल दिया सन 1959 में रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ है नहीं है। उसके बाद हमारा लास्ट आएगा तरल मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल सन 1972 में कब दिया गया? सन 1972 में। किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। यह है हमारा लास्ट 5वां मॉडल। ठीक है, मॉडल का नाम क्या है? तरल मोज़ेक मॉडल। इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, कब दिया गया? सन 1972 में, 1972 में। किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया है? सिंगर और निकोलसन ने। और इस मॉडल में क्या कहते हैं? इस मॉडल में कहते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का कोशिका झिल्ली को प्रदर्शित करने वाला मॉडल है, जिसमें जो फास्फोलिपिड होंगे वो फास्फोलिपिड अर्ध तरल या फिर तरल अवस्था में पाए जाएंगे, जबकि जो प्रोटीन होंगे ये प्रोटीन मोज़ेक के रूप में फास्फोलिपिड रूपी तरल में तैरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सिंगर और निकोलसन क्या कहते हैं अपने इस मॉडल में? ये कहते हैं कि फास्फोलिपिड जो होगा ना वो एक तरल के रूप में पाया जाएगा, और इस तरल में कौन तैरते हुए नजर आएंगे? प्रोटीन तैरते हुए नजर आएंगे। इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक मतलब एक ठोस सी संरचना है, जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई बर्फ से बना हुआ छोटा सा द्वीप तैर रहा हो तो उसे कह देंगे मोज़ेक। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर फास्फोलिपिड रूपी तरल है, और उस तरल में कौन तैर रहा है? प्रोटीन तैर रहा है। किस रूप में तैर रहा है? एक मोज़ेक के रूप में। ठीक है, इसलिए इस मॉडल का नाम क्या है? तरल मोज़ेक मॉडल। इसके अलावा सिंगर और निकोलसन कहते हैं कि यहां पर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन प्रोटीनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आंतरिक प्रोटीन, इन आंतरिक प्रोटीनों को इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर समाकल प्रोटीन भी कहा जाता है, जबकि दूसरे जो प्रोटीन यहां पर उपस्थित हैं उन्हें बाह्य या परिधीय प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन कहते हैं कि यहां पर दो प्रकार के क्या है? प्रोटीन है। एक कौन से हैं? आंतरिक या समाकल प्रोटीन। दूसरे कौन से हैं? बाह्य या परिधीय प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मॉडल की। ये प्रोटीन है सारे, जितने भी, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन। और ये किसमें उपस्थित है इस समय? किसमें तैर रहे हैं? फास्फोलिपिड में। ये क्या है? फास्फोलिपिड है। ठीक है, ये फास्फोलिपिड हो गया, और ये सारे क्या है? प्रोटीन है। ठीक, तो ध्यान रखना कि ये जो है ये परत किसकी है? फास्फोलिपिड की।
किसकी है ये परत? फास्फोलिपिड की। और ये बाकी क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन हमने कितने प्रकार के बताए? 2 प्रकार के। तो ये जो आपको अंतिम सिरे पर लगे हुए दिख रहे हैं, ये सारे प्रोटीन कहलाएंगे बाह्य या परिधीय या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जबकि बीच में फंसे हुए ये प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन प्रोटीनों को कहा जाता है आंतरिक या फिर समाकल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो यहां पर 2 प्रकार के प्रोटीन हो गए, एक बाह्य प्रोटीन और एक आंतरिक प्रोटीन। पदार्थों का जो मुख्य परिवहन है वो कौन दर्शाएंगे? ये आंतरिक प्रोटीन, ना कि ये बाह्य प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा इन प्रोटीनों को आसानी से अलग किया जा सकता है, जबकि आंतरिक प्रोटीनों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसी सतह पर, प्रोटीनों की इसी सतह पर छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के अणु भी पाए जा सकते हैं, या फिर इन प्रोटीनों से जुड़े हुए कुछ क्या होते हैं? शर्करा के अणु। किससे जुड़े हुए हैं? प्रोटीन से। यहां पर कभी कभी ये जो फास्फोलिपिड है अंदर वाला, उससे जुड़े हुए भी क्या पाए जाते हैं? शर्करा के अणु। तो जब शर्करा का अणु किसी प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जब कोई शर्करा किसके साथ जुड़ जाए? प्रोटीन के साथ, तो वो दोनों अणु सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन 2 शब्दों से बना है, ग्लाइको प्लस प्रोटीन। प्रोटीन के साथ कौन जुड़ गया? ग्लाइको। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शर्करा। उसी प्रकार जब कोई शर्करा फास्फोलिपिड के साथ जुड़ती है या लिपिड के साथ जुड़ती है तो ऐसे अणुओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। तो यहां पर 2 प्रकार की संरचनाएं हो रही है, एक ग्लाइकोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन से जुड़ी हुई शर्करा संरचना है, और ग्लाइकोलिपिड लिपिड से जुड़ी हुई क्या है? शर्करा संरचना। यहां पर कल भी मैंने आपको कहा था कि ये जो शर्करा के अणु हैं, ये शर्करा के अणु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग कोशिका को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई करने में। किस में किया जाता है? आइडेंटिफाई करने में या फिर कोशिका को पहचानने में किनका प्रयोग किया जाता है? इन शर्करा अणुओं का। ठीक है। इसके अलावा ज्यादातर जो कोशिका के द्वारा चयनात्मक पारगम्यता दर्शाई जाएगी वो कौन दर्शाएंगे? ये आंतरिक या फिर समाकल प्रोटीन। ठीक है। तो ये एक तरह से तैरते हुए नजर आ रहे हैं, बीच के अंदर आपको दिख रहे हैं दोनों प्रोटीन। ये प्रोटीन ये क्या कर रहे हैं? तैरते हुए नजर आ रहे हैं। किसके अंदर? फास्फोलिपिड रूपी तरल में। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है? तरल मोज़ेक मॉडल। यह जो मॉडल है यह सबसे नवीन, सबसे नया मॉडल है और सबसे ज्यादा क्या है? मान्य मॉडल है। ठीक है। यहां पर तरलता की बात भी की गई है कि फास्फोलिपिड कैसी प्रकृति में होता है? तरल प्रकृति में, तभी तो नाम क्या है? तरल मोज़ेक मॉडल है। ठीक है। तरलता कब होगी? जब हाइड्रोकार्बन की संतृप्तता बढ़ेगी। 2 भाग है फास्फोलिपिड के, एक शीर्ष भाग, एक टैल भाग। टैल भाग में हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। अगर इन हाइड्रोकार्बनों की असंतृप्तता बढ़ती है तो इनकी तरलता भी बढ़ेगी, और अगर असंतृप्तता कम हो जाएगी तो इनकी तरलता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फास्फोलिपिड की तरलता को व्यक्त करने वाला भी ये क्या है? एकमात्र मॉडल है। ठीक है। तो ये है आपका तरल मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल कब दिया गया? सन 1972 में। किसके द्वारा? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होगी। इसमें फास्फोलिपिड रूपी तरल के अंदर प्रोटीन रूपी मोज़ेक क्या होते हैं? तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है। इसलिए मॉडल का नाम हो गया तरल मोज़ेक मॉडल। इसके अलावा यहां पर पाए जाने वाले प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रोटीन जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, एक आंतरिक या समाकल प्रोटीन जो अंदर धसे हुए रहेंगे। मुख्य रूप से पदार्थों का जो परिवहन होगा वो आंतरिक या समाकल प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। बाह्य प्रोटीनों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक प्रोटीनों को पृथक करना संभव नहीं है। इसके अलावा यदि कोई शर्करा प्रोटीन के साथ जुड़ती है तो ग्लाइकोप्रोटीन नामक संरचना का निर्माण करेगी, और अगर कोई शर्करा लिपिड के साथ जुड़ती है, फास्फोलिपिड के साथ जुड़ती है, तो ग्लाइकोलिपिड का क्या करेगी? निर्माण करेगी। यहां पर पाई जाने वाली शर्करा भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसका उपयोग किसमें किया जाता है? कोशिका की पहचान में। इसके अलावा यहां पर भी कुछ कोलेस्ट्रॉल के अणु भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका तरल
मोजेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया था? सन 1972 में। तो सबसे पहला जो मॉडल आया था वो था ओवरटोन का एकल परतीय लिपिड मॉडल, वो आया था सन 1902 में। उसके बाद सन 1926 में आया था गोटेक्स और ग्रेंडल के द्वारा दिया गया द्विपर्तीय लिपिड पत्र मॉडल। उसके बाद सन 1930 में दिया गया डैनियल और डेविसन के द्वारा सैंडविच मॉडल। उसके बाद सन 1959 में दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और सन 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, तो ये थे कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ मॉडल। बाकी के जो पॉइंट्स होंगे कोशिका झिल्ली का, उनकी स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।